दी, लेकिन हमारी कौम की फिक्र नहीं करी। ये सोचने की बात है मेरे बुजुर्गों दोस्तों। मैं यहाँ नेता बनने नहीं आया हूँ, बल्कि अपनी कौम के एक एक बच्चे को नेता बनाने के लिए आया हूँ। बहुत बढ़िया। अगर मैं नेता बनने आता तो मैं भी उन लोगों की तरह किसी भी पार्टी में जाकर के सेटल हो सकता था। मैं भी किसी लाल बत्ती की गाड़ी का मुआहदा उन लोगों से कर सकता था, लेकिन नहीं करना। मुझे अपनी कौम के हर एक बच्चे को नेता बनाना है, मुझे अपनी कौम के मुस्तकबिल को संभालना है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ये आपकी भी जिम्मेदारी है, ये मेरी भी जिम्मेदारी है, हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम अपनी कौम के इस मुस्तकबिल को बचा कर रखें। कनेक्शन मतलब अब सोचने की बात यह है कि हम इस मुस्तकबिल को कैसे बनाएं। मेरे बुजुर्गों दोस्तों और साथियों, हमने 70-75 सालों से दूसरी लोगों की पार्टी को मजबूत किया। कभी कांग्रेस को पहुंचाया, कभी बसपा को पहुंचाया, कभी सपा को पहुंचाया, लेकिन हमें क्या मिला इस बात पर हमने अपना गौर और फिक्र नहीं की। लेकिन कुछ बात हमारी मजबूरी भी रही, हम अपने बुजुर्गों की गलतियां बिल्कुल नहीं बता रहे, क्योंकि 70-75 सालों से हमारी मजबूरी थी कि हमारी कौम के बीच में हमारा रहनुमा नहीं था, हमारा लीडर नहीं था, हमारी पार्टी नहीं थी, हमारा झंडा नहीं था। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे दरमियान ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, क्योंकि आज आपके बीच में आपका लीडर ऐसी कुव्वत और ताकत के साथ आपके दरमियान में है, जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। तो मेरे प्यारों, आप तमाम लोगों से मेरी यही अपील है, आप अपनी कौम के मुस्तकबिल को बचाने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों को मजबूत कीजिए। और अगर उनके हाथ मजबूत होंगे तो वो इस तरह से होंगे, हमें इत्तेफाक और इत्तेहाद करके हमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सपोर्ट करना पड़ेगा। चाहे वो पार्टी से, जिस तरह से हमारा दलित समाज ने इकट्ठा होकर सिर्फ और सिर्फ हाथी का निशान देखा है, चाहे उस पार्टी से कोई तिलकधारी आता है या पगड़ीधारी आता है या टोपीधारी आता है, जिस तरह से दलित समाज ने एकजुट होकर हाथी के निशान पर मोहर लगाई है और अपना मुख्यमंत्री चुन करके विधानसभा भेज दिया है, ठीक उसी तरह से आप तमाम लोगों को भी अपनी पार्टी के रहनुमाओं को, अपनी पार्टी के लीडरों को चुन करके विधानसभा के अंदर भेजना है। मेरे भाइयों, आपके दरमियान में चाहे कोई तिलकधारी आ जाए, चाहे कोई पगड़ीधारी आ जाए, चाहे कोई टोपीधारी आ जाए, हमें निशान देखना अगर है तो पतंग का निशान देखना है, और सदर हमें देखना है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को देखना है। मेरे प्यारे साथियों, मेरा मकसद किसी की बुराई करने से नहीं है, लेकिन हमारे साथ 70-75 सालों में जो नाइंसाफी हुई है, उनको जब हम उनको रीड करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, तो मन बहुत दुखी होता है। और जब मन दुख होता है तो उन्हें कहने से मुझे कोई घबराहट नहीं होती। जहां मैं कभी कहीं जाता हूं तो बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द पैदा होता है कि ये ओवैसी का कार्यकर्ता, ओवैसी का लीडर, ओवैसी का नेता ये क्या कहने जा रहा है, क्योंकि उनकी पोल खुलनी शुरू हो जाती है। मेरे भाइयों, अगर मैं कांग्रेस की बात करूं, 70-75 सालों में कांग्रेस ने मुसलमानों को क्या दिया, मैं आपको बताता चलूं, कांग्रेस ने हमारे साथ क्या इंसाफी की और क्या नाइंसाफी की। मेरे साथियों, कांग्रेस ने हम पर 70-75 साल राज किया और हमें कहां से कहां लाकर छोड़ दिया। अगर मैं बात करूं रिजर्वेशन की, अगर मैं मुसलमानों की तरक्की की बात करूं, तो 1950 के अब से 50 साल पहले मुसलमान सरकारी नौकरियों में 50% का रिजर्वेशन रखता था, लेकिन आज आपके सामने है सर्वे। अगर आप देखना चाहें तो किसी भी महकमे में चले जाइए, 0.05% आपको देखने को बहुत मुश्किल से मिलेंगे। मेरे भाइयों, ये कोई ऐसे ही एक दिन में खेल तैयार नहीं हो गया, ये पूरी साजिश के साथ, ये पूरी प्लानिंग के साथ तैयार किया गया है। जब हमें शिक्षा से इतनी दूर भेज दिया गया है, शिक्षा से दूर हमें कैसे किया गया, हमारे क्षेत्रों पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया, मुस्लिम इलाकों में एजुकेशन के इंस्टीट्यूट नहीं बनाए, हमारे इलाकों में स्कूल नहीं खुलवाए, हमारे इलाकों में कॉलेज नहीं बनवाए। इस तरह से कांग्रेस ने
हमें बहुत दूर पहुंचा दिया एजुकेशन। मेरे साथियों, अगर हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, मेडिकल क्षेत्र की बात करते हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में जहां मुस्लिम इलाके हैं वहां से कोई हॉस्पिटल की दूरी 10-20 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल बनवाए गए, लेकिन मुस्लिम इलाकों में नहीं बनवाए। ये कांग्रेस की नाइंसाफी रही है। हम कांग्रेस को अपनी पार्टी समझते रहे बदकिस्मती से, लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने हमें दिया तो मैं बताता चलूं क्या दिया। मेरे प्यारे साथियों, कांग्रेस ने हमारे पर जो हमें गिफ्ट दिया, वो गिफ्ट ये था, हमारे क्षेत्रों में पुलिस थाने बनवा दिए, हमारे क्षेत्रों में चौकियां बनवा दी, हमारे क्षेत्रों में जेलें बनवा दी, हमारे क्षेत्रों में कोर्ट कचहरी बनवा दी, जिसकी वजह से आज बेकसूर मुस्लिम भाई जेलों के अंदर पड़े हैं। कहानी बहुत लंबी है। अब इसी तरह से मैं अगर सपा की बात करूं, जिसको मुसलमानों का हमदर्द समझा जाता है, नाम के आगे मुल्ला मुलायम लगाते हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो वो मुलायम सिंह, जिसकी आइडियोलॉजी इस चीज पर काम करती है, पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के सीट थपथपा कर कहते हैं कि मेरी मनोकामना है कि नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने। मेरे प्यारे दोस्तों, समझने की जरूरत है। जो लोग कहते हैं ओवैसी साहब बीजेपी के एजेंट हैं, आज तक एक बयान है, एक सेल्फी बीजेपी के किसी लीडर के साथ अगर मिल जाए तो सबसे पहले पार्टी छोड़ने को मैं तैयार हूं। जो लोग ये कहते हैं ओवैसी साहब बीजेपी के एजेंट हैं, उन्हें प्रूफ करना पड़ेगा कि ओवैसी साहब अगर बीजेपी के एजेंट हैं तो वो कैसे हैं। और मैं सपा के 10 कारनामे आपको ऐसे गिनवा सकता हूं, जिससे साबित होता है कि वो पूरे आरएसएस की चड्डी पहन करके घूम करके मुसलमानों को बरगलाने वाले बीजेपी के एजेंट अगर हैं तो सपा पार्टी वाले। मेरे भाइयों, ये सपा वही सपा है जो मुजफ्फरनगर के अंदर 2012 में दंगा होता है और हमारा यादव समाज, हमारा सपा परिवार सफाई के अंदर बैठकर नंगा नाच देख रहा था। मेरे भाइयों, हमारे कुछ साथी कहते हैं कि अखिलेश भैया जवानी तुम्हारे नाम, अखिलेश भैया जवानी तुम पर कुर्बान। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको समझा देना चाहता हूं, ये अखिलेश यादव, ये वही अखिलेश यादव है जिसकी पार्टी के लिए हमारे बीच हमारे ऐसे लीडर आजम खान साहब, अभी हमारे मुख्य महासचिव साहब समझा रहे थे, आजम खान साहब वो लीडर जिसने दिन देखी न रात, जिसने अपना जान माल तन धन मन सब पार्टी के लिए कुर्बान कर दिया। अखिलेश भैया उनका हाल नहीं पूछ सके। तो मेरे प्यारे साथियों, जवानी कुर्बान का नारा लगाने वालों, आप बताइए आपके लिए कैसे अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव आपका हाल जान सकते हैं। 18% रिजर्वेशन की बात करते हैं, पूरी सरकार चलाकर चले जाते हैं, बताइए कौन सा रिजर्वेशन मुसलमानों को दिया है। तो भाइयों, बहरहाल कहने का मकसद यही है, जो फर्जी दुकान चला रहे हैं, ये फर्जी सेक्युलर पार्टी कहलाते हैं अपने आप को, इनसे समझने की और संभलने की जरूरत है। वो वक्त नहीं रहा, हमारी कोई मजबूरी अब नहीं रही। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे बीच में हमारा लीडर है, हमारे बीच में हमारी पार्टी है, हमारे बीच में हमारा झंडा है। अपना परचम उठाएंगे, नहीं करेंगे ताबेदारी, नहीं करेंगे ताबेदारी, ताबेदारी मुर्दाबाद, लेकर रहेंगे हिस्सेदारी, हिस्सेदारी जिंदाबाद। मेरे साथियों, ये वही हिस्सेदारी की लड़ाई है, वरना हमें सपा बसपा या बीजेपी से कोई किसी तरह का गुरेज नहीं। अगर हमें हमारा हक देते हैं तो हमें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे सपा राज करे या बसपा करे, हमें अपना राज चाहिए। ये वही अखिलेश यादव हैं। जब ओवैसी साहब गठबंधन की बात करते हैं तो सिर्फ एक शर्त हमारे ओवैसी साहब की है, आपके ओवैसी साहब की है, क्या आप उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमान बना दीजिए।
तो मेरे प्यारों, उन लोगों के मुंह पर ताले लग जाते हैं, इस शब्द को नकार देते हैं, फिर लोग बोलेंगे कि ओवैसी आया था यूपी के अंदर और हरा कर चला गया। मेरे साथियों, जिसको हारने का डर है, हमारा हक दीजिए, हमारा उप मुख्यमंत्री मुसलमान बनाइए, जो हमारे हक की बात है, हमसे गठबंधन करिए, पूरी तरह से मजबूत करके हम बताते हैं कि ओवैसी साहब की क्या पावर है। लेकिन समझने की जरूरत है, हमें समझना पड़ेगा। फर्जी नारे लगाने से कुछ नहीं होने वाला, बिना मतलब इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होगा। बीजेपी का एजेंट जो लोग कहते हैं, उनको सोच लेना चाहिए, ये वही बीजेपी का एजेंट है जिसने ट्रिपल तलाक के लिए पार्लियामेंट में खड़े होकर अपनी बेटी की शादी छोड़ करके अपनी कौम के लिए, अपने दिन के लिए आप तमाम लोगों की रहनुमाई की थी। ये वही बीजेपी का एजेंट है। अगर कोई ऐसा बीजेपी का एजेंट पार्लियामेंट के अंदर खड़ा होकर हमारी कौम की रहनुमाई करता है, तो मेरे प्यारों, वो बीजेपी का एजेंट बेहतर है उन लोगों से जो अपने नाम के आगे मुल्ला लगवाते हैं। उन लोगों से 70 जगह बेहतर है वो बीजेपी का एजेंट जो ट्रिपल तलाक पर बोल सके, जो सीए पर बोलता है, जो एनआरसी पर बोलता है, वो बीजेपी का एजेंट बेहतर है। मेरे साथियों, आप लोगों को समझने की जरूरत है। कुछ लोग कहते हैं कि हम 22% मुसलमान रहते हैं, हम क्या कर सकते हैं। मेरे प्यारों, आपको ताकत है, आपको उस कौम से ताल्लुक रखते हैं। आप 313 का लश्कर हजारों की तादाद पर भारी पड़ जाता था, लेकिन आज हम 22% होने के बाद सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। मेरे भाइयों, इस दिमाग को बदलने की जरूरत है, इस सोच को हटाइए। जब 4% यादव अपना मुख्यमंत्री बना सकता है, 9% दलित समाज अपना मुख्यमंत्री बना सकता है, तो आप 22% संख्या रखने के बाद क्यों नहीं मुख्यमंत्री बना सकते। मेरे प्यारों, इसी तरह से अगर हम बसपा की बात करते हैं, मायावती जी का भी बीच बीच में बयान आता है। आप तमाम लोग समझदार हैं, इंटरनेट का दौर है, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तमाम जानते हैं इस मुल्क के अंदर क्या चल रहा है। वो 9% होने के बाद अपना मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। अफसोस की बात यह है कि 4% यादव अपना मुख्यमंत्री देखना चाहता है, 9% दलित अपना मुख्यमंत्री देखना चाहता है, 3-4% ब्राह्मण समाज अपना प्रधानमंत्री तक बना लेते हैं। लेकिन हम 22% इस कश्मकश में गुजार देते हैं कि अगर हम ओवैसी साहब को वोट करते हैं तो बीजेपी जीत जाएगी। मेरे प्यारों, 70 साल से हम दूसरे लोगों को वोट देते आए हैं। एक बार उन लोगों से भी वोट मांगने की ताकत रखो जिन लोगों पर हमने 70 साल उपकार किया है। उन लोगों से भी एक बार अपने हक के लिए वोट मांग कर देखो, तब पता चलेगा कौन लोग आपके मसीहा हैं या कौन नहीं है। मेरे प्यारे और साथियों, यादव समाज से ताल्लुक रखने वाले अखिलेश यादव मुसलमानों की वोट पर राजनीति तो करते हैं, लेकिन जब ट्रिपल तलाक या सीए एनआरसी जैसा मुद्दा उठता है तो चुप बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें वोट का पता है कि मुस्लिम समाज का वोट अगर मिलना है तो वह समाजवादी पार्टी को मिलना है, क्योंकि उनके पास यादव समाज का वोट बिल्कुल नहीं रहा। मैं आपको बताता चलूं, हमारे हिंदू भाइयों ने 80% लोगों ने बीजेपी को अपनी पार्टी मान लिया है। तो मेरे प्यारों, आप लोगों से मेरी यही अपील है, जब वो तमाम 80% लोग बीजेपी को अपनी पार्टी मान सकते हैं, तो आप क्यों नहीं मानते अपनी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को? क्यों नहीं अपना लीडर मान लेते बैरिस्टर अजहरुद्दीन ओवैसी को? क्यों नहीं अपना निशान मान लेते पतंग को? मेरे प्यारों, समझने की जरूरत है। इसका जीता जागता सबूत यह है कि यादव समाज अखिलेश यादव को नहीं चाहता।
क्योंकि डिंपल यादव जिस सीट से हार कर आती है 3.5 लाख वोट उस पर यादव समाज की है, लेकिन उससे भी हार कर आ जाती है। यही सवाल कोई नहीं करता उन लोगों से कि क्यों डिंपल यादव हार कर आ गई जब आपकी कौम का वोट वहां पर है। 3.5 लाख वोट जिस सीट से डिंपल यादव लड़ती है यादव समाज का है, लेकिन यादव समाज डिंपल यादव या अखिलेश यादव को वोट नहीं करता, वो सीधा बीजेपी को वोट करता है। हम फिर भी जय जयकार के नारे अगर लगाते हैं, सपा जिंदाबाद, बसपा जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। मेरे साथियों, ये वक्त नहीं है अब सपा बसपा या दरी से छोड़ने का या किसी दूसरी पार्टी के झंडे उठाने का। आज आपके दरमियान में आपकी पार्टी है, अपनी पार्टी को मजबूत कीजिए। अपनी पार्टी को मजबूत करने के साथ साथ अपने लीडर को मजबूत कीजिए। वो वही लीडर है जो आपके हक के लिए सड़कों पर दौड़ता है धूप में। वे वही लीडर है जो पार्लियामेंट के अंदर आपकी बेहतरीन रहनुमाई करता है, आपके हक की तर्जुमानी करता है। मेरे भाइयों, ये वही लीडर है जो 543 लोगों के बीच में शेर की तरह दहाड़ करके अपने दिन का नाम, अपने दिन का बोलबाला करता है। ये वही लीडर है। मैं कहना चाहूंगा उन लोगों से जिनका सवाल यह है कि हम आखिर बैरिस्टर ओवैसी साहब को ही क्यों चुने। मेरे प्यारे साथियों, ओवैसी साहब को चुनने का रीजन, सबसे पहली तो बात आपको यह बता दूं, क्योंकि यह हदीस है कि अमीर अपने लोगों में से चुनो। मेरे भाइयों, वो आपके बीच से है, तो हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है कि हम अपने लीडर को मजबूत करें, चाहे वो फूस का फूला ही क्यों ना हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो लीडर तो ऐसा लीडर है जो तमाम सलाहियत अपने अंदर रखता है। तो हमारी तमाम की जिम्मेदारी बन जाती है कि बैरिस्टर ओवैसी साहब को हम सपोर्ट करें। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो पार्टी है हैदराबाद के अंदर, वो ऐसे ऐसे कॉलेज, ऐसे ऐसे हॉस्पिटल का इंतजाम कराती है जिसमें 20 रुपया की पर्ची बनाकर अभी मुकीम यूसुफ साहब समझा रहे थे 6 महीने तक बड़ी से बड़ी बीमारियों का फ्री इलाज होता है। वो देन अगर है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की है। कुछ लोग कहते हैं कि ये पार्टी मुसलमानों की पार्टी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जिस सीट से अकबर ओवैसी साहब जीतकर असेंबली पहुंचते हैं 65% हिंदू वोटिंग वहां पर होता है, उसके बाद भी अकबर ओवैसी जीतकर असेंबली पहुंच जाते हैं। मेरे साथियों, इस चीज का खंडन नहीं हो जाता है। हैदराबाद के अंदर ओवैसी साहब को हिंदू और मुसलमान बराबर का दर्जा देते हैं। इतनी शोहरत एक वहां का मुख्यमंत्री नहीं रखता जितनी शोहरत बैरिस्टर ओवैसी साहब या अकबरुद्दीन ओवैसी रखते हैं। ये वही पार्टी है हैदराबाद के अंदर 11 रुपयों में 3 लीटर पानी, फिल्टर पानी का इंतजाम किया जाता है। बताइए किसी स्टेट में अगर है तो बताइए। कुछ लोगों का कहना एक और है कि बैरिस्टर ओवैसी साहब जहां आते हैं बीजेपी जीत जाती है। मेरे प्यारों, आप बताइए 2017 के अंदर यूपी में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी आ जाती है, उस वक्त कौन सा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अपना कैंपेन कर रहा था? आपको सोचने की जरूरत है। लोगों को मैं समझ लिया है कि सपा और बसपा या कांग्रेस क्या पार्टी है, इसलिए तमाम लोगों को पता चल चुका है। वो लोग अब सपोर्ट नहीं करना चाहते। बस सिर्फ आपको अपने इत्तेफाक की जरूरत है। आप भी अपनी पार्टी को मजबूत कीजिए। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए अपनी चंद बातों में अपनी बातों को खत्म करना चाहूंगा इस शेर के साथ कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ामे आलम, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ामे आलम, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। अजीज दोस्तों, कहने का मकसद यही है कि अपनी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा समर्थन करें। आपके बीच में अल्हम्दुलिल्लाह किठोर विधानसभा से कैंडिडेट आ रहा है, आपके बीच में आएंगे और वोट की पूरी आपके तमाम लोगों से अपील करते हैं कि आप तमाम अपनी पार्टी को वोट और सपोर्ट करें। आपसे
कुछ लोग कहेंगे कि बैरिस्टर साहब आए हैं वोट काट कर चले जाएंगे। मेरे प्यारों, अब हालात ऐसे नहीं है। अब कांग्रेस वो पार्टी है जिसका वजूद नहीं रहा, बसपा वो पार्टी है जिसका वजूद नहीं रहा। अब अगर वजूद में कोई आने वाली पार्टी है तो वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही है। ज्यादा बात न कहते हुए विदाई चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।